हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम अपने सेकंड मैराथन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज सेकंड मैराथन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट मैराथन आपने देख लिया, आपने बहुत कुछ उससे सीखा हो। उसी तरीके से जैसे हमने आज फर्स्ट मैराथन इससे पहले कंप्लीट करा था, उसी तरीके से हम आज भी कवर करेंगे। एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी बताई जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो देखे जाएंगे। और किस रिलेटेड से जो क्वेश्चन है उनके हम डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन होगा डेफिनेशन समझाएंगे, क्या दिक्कत आ सकती है, क्या दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम के टाइम, वो भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। सो अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा 4 वीडियो आएंगी मैराथन की, फिर लास्ट एक आएगा न्यूमेरिकल। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो कंफर्म आएगी। उसको देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एग्जाम में आपको हेल्प हो आपका रिजल्ट बेटर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एवरी डिसीजन ऑफ द गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिलिंग, every decision of GST counseling shall be taken at a meeting by majority of not less than of weightage vote of the member present and voting. The vote of the central government shall have the weightage of the total vote cast, and the votes of all state government taken together shall have weightage of the total weight cast in the meeting. सिंपल सी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब जीएसटी काउंसलिंग, जो हमारा जीएसटी काउंसलिंग है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी चीज आती है पास कराने के लिए, तो वो जो वेटेज, कितना वेटेज होना चाहिए कि वो पास मान लिया जाएगा, वो पास मान लिया जाएगा। तो दो तरीके से लेके चलूंगा मैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी बिल, अगर कोई भी चीज पास करवानी है, तो सबसे पहला जो वेटेज होना चाहिए वो होना चाहिए 3/4 का। ठीक है, 3/4 का वेटेज होना चाहिए। अब इस 3/4 में, ये जो हमारा 3/4 है, 3/4, इसमें किसका कितना कितना वोट मायने रखता है। जैसे द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना वेट होना चाहिए, वेटेज होना चाहिए वोट का, एंड स्टेट गवर्नमेंट का कितना होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो होता है 1/3 वेटेज होता है, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद 2/3 वेटेज होता है। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वेटेज होता है 1/3 होता है, और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है 2/3 होता है, जब जाके कोई भी डिसीजन जीएसटी काउंसलिंग में पास मानी जाती है। ठीक है, जब जाके कोई भी जीएसटी काउंसलिंग में कोई भी डिसीजन पास माना जाता है, ये हमारा, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि 3/3 गवर्नमेंट, कोई भी मेजोरिटी चाहिए रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद 1/3 वेटेज होता है, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद आपका 2/3 वेटेज होता है। तो ये हमारा आंसर होगा बी। सिंपल। अगर यहाँ कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा ध्यान लगाएंगे कि सबसे ज्यादा वेटेज देखेंगे, किसके पास सबसे ज्यादा, कितने वेटेज, 75%। हमने यहाँ अपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा है, कंपनी लॉ में पढ़ा है कि 75% चाहिए स्पेशल ऑर्डर के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान लेके चलेंगे कि 34% लेके चलना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर दी गई है, देन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। The Goods and Service Council shall establish mechanism to adjudicate any dispute। जो हमारा जीएसटी काउंसलिंग है, जो हमारा जीएसटी काउंसलिंग है, वो किस लिए स्टेबलाइज करा गया है, स्टेबलाइज मैकेनिज्म है, और किस डिस्प्यूट को लिए उसे स्टेबलाइज करा गया है, ये पढ़ दे, ये चलते हैं। सो related to any defect in appointment of person as a member, relating to any procedure irregularity of counseling between the government of India and one or more state, or relating to weightage of weight for taking decision। तो हमारा जो जीएसटी काउंसलिंग है वो मेन तब इसलिए लाया गया कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी इरेगुलरिटी होती है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उस चीज को वो सॉल्व करने के लिए जीएसटी काउंसलिंग को बैठाया गया। मेन एक ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे एडजुडिकेट की बात कर रहे हैं तो यही होगा, कौन सा, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन स्टेट, मोर स्टेट। अगर मान लिया जाए, आपने पढ़ा होगा, यूनियन लिस्ट पढ़ी होगी, स्टेट लिस्ट पढ़ी होगी, और आपका कंकरेंट लिस्ट पढ़ी होगी, कंकरेंट लिस्ट पढ़ी होगी। तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें दिया रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो लिस्ट में जो चीजें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर जो यूनियन लिस्ट में दे रखी है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो दे रखी है वो यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर है।
ठीक है। तो अगर इस चीज से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जीएसटी काउंसलिंग जो है वो हमारा सॉल्व करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट काम करेगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, दूसरे का आंसर होगा ना। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड, administration and procedure aspect of good and service tax are administered by the which under the control of Department of Revenue, Ministry of Finance और Government of India। जो हमारा गुड एंड सर्विस टैक्स है, गुड एंड सर्विस टैक्स है जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, ये किसके कंट्रोल में आता है, कौन कंट्रोल करता है? सो जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात है तो हमारा जो कंट्रोल करता है वो होता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मगर अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो हमारा आता है CPO, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। पहले हमारा क्या होता था, CBIT होता था, केवल इनडायरेक्ट टैक्स होता था। उस इनडायरेक्ट टैक्स के बाद उसे अपडेट करके क्या बना गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, क्योंकि कस्टम भी इंक्लूड हो गया हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में, तो कस्टम को भी CBIDC कंट्रोल करती है, उसे कंट्रोल करती है, उसे एडमिनिस्ट्रेट करती है। जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना एक अपना CBIDC का काम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स आर एडमिनिस्ट्रेट बाय, हर कोई चीज भी जैसे हमारे हर अगर कोई भी लॉ पास होता है तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाई जाती है। तो उसी तरह हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है और कस्टम है उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम बनाया गया है, और डायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बनाया गया है। सिंपल। नाउ फोर्थ पे, so GST is a comprehensive tax regime covering both good and service and be collected on value added each stage of supply chain. GST is thus lived on the basis of जब भी हमारी जो जीएसटी है वो हमारी डेस्टिनेशन बेस है, डेस्टिनेशन बेस है। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस है। सो डेस्टिनेशन, अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, डेस्टिनेशन बेस। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस है और दूसरा कंजप्शन। तो जब भी कोई जीएसटी आती है तो मेन हम ये लेके चलते हैं, कभी भी जो जीएसटी हमारी लगती है वो डेस्टिनेशन बेस लगती है। अगर कभी भी आपको सप्लाई करा है, आपने कोई भी गुड्स सप्लाई करा है तो वो डेस्टिनेशन बेस ही दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंजप्शन भी हो सकता था, काफी लोग बोलेंगे, और बोथ भी होता था, कंजप्शन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। नहीं, हमारा क्या है, डेस्टिनेशन। कभी भी कोई भी सप्लाई होता है, यहाँ पर लिखा है ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन, इस स्टेज ऑफ सप्लाई चेन, तो ये डेस्टिनेशन बेस होगा। और ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी जो जीएसटी लगता है वो और में लगता है, या तो कंजप्शन लगेगा या तो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल लगेगा। तो इस आंसर का जो होगा जीएसटी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। जब सप्लाई होता है तब हर सप्लाई चेन में डेस्टिनेशन बेस लगता है। कंजप्शन में कब लगता है, जब लास्ट हो, एट द एंड ऑफ द कंज्यूमर, तब कंजप्शन बेस लगता है। मगर यहाँ पे सप्लाई चेन कहा गया है तो इसलिए डेस्टिनेशन बेस लगेगा। आपको मैंने ये भी बताया था कि हर क्वेश्चन अगर एक बार में कंफ्यूज हो रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं करनी हमें अपने जीएसटी के एग्जाम में, क्योंकि एक गलती हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी। एक क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, खासकर क्वेश्चन ऐसे जो ये फोर्थ है, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं उसे 2-3 बार जरूर पढ़े। आपके पास मैंने पहले भी बताया है कि बहुत टाइम होता है, तो उसे एक बार, 2 बार, 3 बार जरूर पढ़े, जिससे आपको पूरा का पूरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्लियर हो जाए। तो स्टेज में डेस्टिनेशन, क्योंकि ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन की बात करी गई है ना। ये हमारा होता है 4 क्वेश्चन पूरा ना। आगे चलते हैं। Most of the country in the world follow uniform GST system, where is considering to the federal nature of India Constitution. Model of GST proposed and implement in India from the 1st July 2000। सिंपल सी बात कहिए कि जो हमारी अपनी जीएसटी है वो कौन सा मॉडल है। आपने क्वेश्चन, हम जब अपना टैक्स उठाते हैं जीएसटी में सबसे पहला यही आता है कि हमारा जो जीएसटी है वो हमारा डुअल है, डुअल मॉडल है। सिंपल, डुअल मॉडल है। यूनिट्रियल मतलब और बैलिट्रियल, ये दोनों नहीं है हमारा, क्योंकि डुअल है। क्योंकि डुअल क्यों है,
क्योंकि हमारे स्टेट के पास भी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर दी गई है कि वो अपना जो जीएसटी है वो अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, कहाँ कितना टैक्स लगाना है, किस पर टैक्स लगाना, ये अपना देख सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी जीएसटी है वो है डुअल मॉडल है, डुअल मॉडल दी गई है जीएसटी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डुअल मॉडल होगा। पांचों का जो आंसर होगा हमारा डुअल मॉडल होगा। ये हमने शुरुआत में जब जीएसटी पढ़ते तभी हमें पता चला जो हमारी जीएसटी है वो डुअल मॉडल जीएसटी है। नाउ Section 7 of the GST Act define the term supply, which are further being enumerated in a various schedule as specified in the section, include certain transactions which are even without consideration but being construction and supply and also known as a deemed supply. Such transactions are being specified. सिंपल सी बात कही गई कि कुछ ऐसे सप्लाई भी है। हमने जब सप्लाई का सप्लाई पढ़ा था जीएसटी में, सेक्शन 7 में दोष दिया गया है। सप्लाई बहुत चीजों को सप्लाई करा है, बार्टर को भी सप्लाई कहा गया है, फिर से रेंट को भी, लीज को भी, ठीक है, इन सबको सप्लाई कहा गया है, इन सबको सप्लाई कहा गया है। मगर सप्लाई की उस सप्लाई को अलग अलग तरीके से भी देखा गया, उस सप्लाई को अलग अलग तरीके से जैसे देखे गया, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई मतलब वो सप्लाई जो सप्लाई तो कर दिया मगर उस सप्लाई के विधि हमें कंसिडरेशन नहीं मिला है। कोई मैंने जैसे उसमें एक दे रखा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बदले मुझे उससे पैसे नहीं लिए, कंसिडरेशन कोई नहीं है, तब भी वो क्या कहलाएगा, डीम्ड सप्लाई कहलाएगा। तो जो डीम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट दे रखा है वो कौन से शेड्यूल में दे रखा है ये पूछा गया है। जो डीम्ड सप्लाई में दिया हुआ है वो कौन से शेड्यूल में दिया है। शेड्यूल 2 किसकी बात करता है, सप्लाई की। जितने भी सप्लाई है वो शेड्यूल 2 बात करता है। शेड्यूल जो बात करता है वो नोर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करता है, ठीक है। शेड्यूल 3, ये शेड्यूल 4 नहीं है, शेड्यूल 3, शेड्यूल फर्स्ट हमारी करता है डीम्ड सप्लाई की बात करता है, डीम्ड सप्लाई की बात करता है। हमारे जो बुक में है वो 3 ही शेड्यूल दे रहे हैं, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1, शेड्यूल था। तो शेड्यूल 1 जो दे रखा है वो हमारे डीम्ड सप्लाई के बारे में दे रखा है। क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे, द सेक्शन इंक्लूड सर्टेन ट्रांजेक्शन which are even without consideration but being constructed as a supply also known as a deemed supply. So हमारे जो शेड्यूल 1 है डीम्ड सप्लाई के बारे में बात करा गया है, ठीक है। तो ये 7 छठा भी हमारा क्वेश्चन क्या होता है, क्लियर होता है, डीम्ड सप्लाई भी क्लियर होता है। शेड्यूल 2 ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। शेड्यूल 2 हमारे जो सप्लाई के बारे में बात करता है, जितने भी सप्लाई ऑफ गुड होते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस होते हैं, वो हमारे शेड्यूल 2 में दे रखा है। और शेड्यूल 3 में वो चीजें दे रखी हैं जहां ना कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। नाउ आगे चले थे। क्वेश्चन 7, permanent transfer or disposal of good forming part of business assets by or under the transaction of the person carrying on business, whether or not for consideration, as well as transfer of title in good under an agreement where property in good pass at a future date on the payment of full consideration as per schedule 2 to be treated। अब इन्होंने कहा कि सिंपल सी बात कही है कि ए है बी है, ठीक है। ए क्या कर रहे हैं, इन्हें कहा बी के पास कार है, ठीक है। तो ए ने कहा कि मैं आपको पैसा देता रहूंगा, धीरे धीरे पैसा देता रहूंगा, ठीक है। आप जो कार है उसके धीरे धीरे पैसा देता रहूंगा मैं आपको, आप जैसे ही पैसे पूरे हो जाएंगे आप मुझे वो जो कार है वो फ्यूचर में आप मुझे ट्रांसफर कर देना, वो मुझे फ्यूचर में ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ पर ए क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं, क्यों ना वो चीज जो है, जो वो गुड्स है, जो उनकी कार है वो फ्यूचर में आने वाली है, वो फ्यूचर में आने वाली है, मगर उसका कंसिडरेशन अभी से दिया जा रहा है। तो जो है जितने भी फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, फ्यूचर में जाके मैं वो सामान किसी पर्सन को दूंगा, किसी पर्सन को दूंगा, कंसिडरेशन मुझे अभी मिलेगा। कोई हम दोस्त से बात करते, भाई तू अभी पैसे रख ले, मुझे कुछ दिन बाद जो सामान है वो तेरे पास कहीं से आ जाए तो मुझे दे दियो। हम कहीं जाते हैं, कोई चीज बुकिंग भी कराते हैं, एक मान लिया हम शोरूम पे गए गाड़ी के लिए, तो गाड़ी वाला कहता है, कार वाला या गाड़ी वाला कहता है कि मेरे पास अभी वो सामान नहीं है, आप बुकिंग करा लीजिए, मैं फ्यूचर में आपको दे दूंगा वो गाड़ी। तो अभी तो कंसिडरेशन मैंने पे कर दी और फ्यूचर में मुझे वो जैसी उस शोरूम पे वो गाड़ी आएगी वो मुझे ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं,
सप्लाई ऑफ गुड्स कहते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं, क्योंकि यहाँ गुड्स ट्रांसफर करने की बात है, सर्विस जैसा कोई रिलेटेड नहीं है। और टू में हमारे सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस की बात भी करी जाती है, तो ये क्या होगा हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करी गई है। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गुड्स कोई फ्यूचर डेट में हम कोई, यही होता कि अभी कंसिडरेशन दिया, फ्यूचर में वो हमारा काम कर देगा, क्यों ना केस से रिलेटेड हो, क्यों ना वो किसी प्रोफेशनल से रिलेटेड हो, तो क्या हो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। और डिम्ड सप्लाई इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि शेड्यूल 1 में डिम्ड सप्लाई की बात करी गई है, ना कि शेड्यूल 2 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन का क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, याद करेंगे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, कोई भी फ्यूचर डेट से रिलेटेड होगा। तो नाउ construction of complex building, civil structure, or the part thereof, including a complex or being an intent for sale to buyer, wholly or part, except where the entire consideration has been received after issuance of completion of certificate, where required by competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. Section 7. Read with item specified schedule as known है। इन्होंने कहा कि आपने जब हम शेड्यूल 2 पढ़ेंगे, आपने देखा होगा शेड्यूल 2 में, आप शेड्यूल 2 पढ़ेंगे तो सप्लाई सर्विस आता है। सप्लाई सर्विस में एक चीज कही गई है कि कोई भी चीज, कोई पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट लेता है किसी से, कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जैसे ए है, बी है, ठीक है, ए ने क्या करा, किसी पर्सन को हायर करा, बी को हायर कर लिया, किस लिए, वो उनका जो बी ए है वो एक बिल्डिंग बना रहे, बिल्डिंग बनाने का एक इंटीरियर डिजाइन जो करेंगे वो बी करेंगे। तो इंटीरियर डिजाइन करने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स या फिर सिविल या स्ट्रक्चर या फिर कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है, करते हैं, तो जो बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरफ का सर्विस दे रहे हैं, या क्यों ना बनवा रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं, एक तरफ का गुड्स तो नहीं ले रहे, वो ये नहीं कह रहे कि बिल्डिंग मुझे दे दो, नहीं, वो एक तरफ का सर्विस भी दे रहे। तो ऐसी चीजों को जब हम सप्लाई सर्विस पढ़ते हैं तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाएगा, सर्विस कहा जाए, क्योंकि वो एक तरह से अपनी स्किल को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी सर्विस कहलाती है। जितने भी शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 है, वो उसके जितने भी पॉइंट दे रखे हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, हमारे सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये हम याद रख के चलेंगे। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। Which of the category of registered person who are eligible for the composition scheme under the GST Act 2017? Composition scheme, supplier of restaurant service, manufacturer of notified good, non-resident taxable person, casual taxable person। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम हमारा जो आता है वो आता है हमारे सेक्शन 10 में ऑफ जीएसटी है। अब टर्नओवर की भी बात कर लेते हैं, तो अगर किसी नॉर्मल स्टेट की बात करें तो 1.5 होता है, और जो स्पेसिफाइड स्टेट है उनके लिए 75 लाख टर्नओवर होता है। अगर इतना उनका टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर है, तो वो कंपोजिशन लेवल के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये हमारे नहीं हो सकती, और नॉन रेजिडेंट भी नहीं होते, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं, ठीक है, इन्हें टैक्स पे करना ही करना होता है, आपका फ्री रजिस्ट्रेशन भी इन्हें करवाना होता है, 90 दिन के लिए इन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर नोटिफाइड गुड इन्हें नहीं करवाता, अल्कोहल लिक्वर हो गया फॉर ह्यूमन कंजप्शन ये भी नहीं आते कंपोजिशन स्कीम में। जो सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस हो गए उन्हें कहना जाता है, जितने भी रेस्टोरेंट सर्विस हो गए वो कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, और उन्हें जो टैक्स देना पड़ता है वो 5% होता है, 2.5% स्टेट का और 2.5% गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट ये आपके क्या आते हैं, ये आपके सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस आते हैं जो कंपोजिशन स्कीम के लिए आपके एलिजिबल होते हैं सेक्शन 10 के अंदर। सिंपल, 10 कंप्लीट। नाउ आप बात करते हैं 10 की। सो कंपोजिशन लेवी पेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1 crore 50 lakh rupees, उनका टर्नओवर जो है 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर नहीं गया, मेकिंग अ सप्लाई
by way of or as a part of any service or in any other manner whatsoever of goods being a food or any other article for human consumption or in drink other than alcoholic liquor for human consumption vessel service or services for the cash or deferred payment or other valuable consumption shall be 8 of the turnover। अभी जो ये रेस्टो सर्विस है इसी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। आप ध्यान से देखेंगे इन्होंने किसकी बात करी है, कोई भी फूड वो सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी वो फूड दे रहे हैं, क्यों ना वो फूड दे रहे हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, कोई पीने के लिए चीज दे रहे हैं जैसे कोका कोला हो गया, एक्सेप्ट अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सोडा दे रहे हैं, वो चीजें। तो इन सब चीजों पे उनका कितना परसेंट चार्ज लगता है, कितना परसेंट टैक्स लगता है, तो यहाँ पर आएगा 5%। यहाँ मैंने ऊपर भी बताया 5%, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी लगता है। ठीक है, एक और चीज देख लेंगे यहाँ पे, रेस्टो सर्विस छोड़ के, रेस्टो सर्विस छोड़ के और मैन्युफैक्चर नोटिफाइड गुड्स छोड़ के, कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पे लगता है। ठीक है, रेस्टो सर्विस छोड़ के अगर कोई भी ट्रेडर और एनी अदर सप्लायर एलिजिबल होते हैं फॉर कंपोजिशन लेवी, रेस्टो सर्विस छोड़ के और मैन्युफैक्चरिंग नोटिफाइड गुड छोड़ के, ठीक है, कोई भी अगर एलिजिबल होता है, कोई भी अदर ट्रेडर होता है, तो उन्हें 0.5% सीजीएसटी और 0.5% यूटी जीएसटी जिसे 1% बोलते हैं, वो किसका देना हो। यहाँ पर क्या बोला गया, पूरा का पूरा टर्नओवर। अब टर्नओवर में जो आएगा एग्जाम्प्ट गुड भी आ सकते हैं, ठीक है, इंटरस्टेट गुड्स भी आ सकते हैं, ये सारे इंक्लूड होंगे। मगर जब अदर ट्रेडर की बात करी गई है और कोई ट्रेडर छोड़ के, तो उनका जो होता है वो टैक्सेबल सप्लाई, केवल टैक्सेबल सप्लाई का 1% ही देना पड़ता है, केवल टैक्सेबल सप्लाई का 1% देना पड़ेगा, ये याद रखिए, केवल टैक्सेबल सप्लाई का। ठीक है, अदर ट्रेडर जो है। नाउ आगे चलते हैं। 11. The liability to pay GST would depend on the mechanism of transaction aligned to the supplier who is registered with the GST. Issue a tax invoice, collect GST and pay it to the government. This mechanism under GST known as forward charge mechanism. फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सिंपल सी बात कही गई है कि जो पर्सन कोई भी गुड्स दे रहा है, कोई भी सर्विस दे रहा है, जिस पर्सन को दे रहा है, ठीक है, उसके बिहाफ पे वो जीएसटी पे करता है, उसके बिहाफ पे जीएसटी पे करता है। ठीक है, उसे हम फॉरवर्ड चार्ज, यहाँ पर क्या लिखा है, लायबिलिटी टू पे जीएसटी वुड डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म द ट्रांजेक्शन लाइज टू द सप्लायर, जो सप्लाई कर रहा है वो जीएसटी पे करता है। मगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि सप्लायर ना होके आपका रिसिपेंट जीएसटी पे करता है, आपका रिवर्सल चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी पे करता है। जैसे इंपोर्ट के केस में जब भी हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो जो हमारा इंपोर्टर होता है, जहां से इंपोर्ट होता है, वो क्या होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो उसके बिहाफ में हमें देना पड़ता है, रिसिपेंट को जीएसटी पे करना पड़ता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंपोर्ट। सिंपल, कंपोजिशन ले भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं है, ये चीज सिंपल। यहाँ पे ध्यान देंगे कि कौन, the liability to pay GST would depend on the mechanism the transaction allies to the supplier who is registered with the GST, issue tax invoice, collect GST and pay it to the government. The mechanism under GST known as a forward charge mechanism, क्योंकि ये आगे की बात हो रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो होता है वो रिसिपेंट आपका जीएसटी पे करता है। यहीं पे लिखा रहता है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो कौन पे करे, फिर क्या रिसिपेंट पे कर रहा है, तो उसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलेंगे, क्योंकि आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो अपना आपका सप्लायर होता है वो अनरजिस्टर्ड होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। नाउ the exempt supplier has been defined as a supplier of any goods, service, both which attract nil rate of tax or which may only exempt from tax, therefore include non-taxable supply, which of following is covered as exempt supply under the GST। अब आप जैसे पढ़ेंगे, इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि इसमें जब मैंने भी ये क्वेश्चन पहली बार देखा था, तो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हुआ था। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, उसमें हम जब पढ़ते हैं एग्जाम सप्लाई 12 चैप्टर के सबसे लास्ट में ये दे रखा है, ब्रांडेड आटा, मैदा, आटा, बेसन, मैदा, सर्विस बाय RIDA, सेबी, RBI और FBO, सर्विस बाय पोस्ट ऑफिस और सर्विस बाय गवर्नमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। जब ये पढ़ा तो
आपका सर्विस बाय गवर्नमेंट और ऑफिस वो दे रखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है, सर्विस बाय गवर्नमेंट, उस पर टैक्स नहीं लगता, उस पर टैक्स नहीं लगता, एग्जम्प्टेड होता है, ठीक है। मगर कुछ ऐसे गवर्नमेंट सर्विस है जिस पर टैक्स लगता है, जैसे कोई भी सर्विस पोस्ट ऑफिस द्वारा दी गई हो, ठीक है, कोई भी सर्विस जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो या फिर पैसेंजर हो, उस पर टैक्स लगता है। तो ये दोनों आपके क्या हो गए। अब एक ही बात करते हैं, तो ब्रांडेड आटा बैसा मैदा, जब भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा अनब्रांडेड, अनब्रांडेड जो होता है उस पे आटा बेसन हो या मैदा हो उस पर टैक्स नहीं लगता, मगर अगर वही ब्रांडेड है तो उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सर्विस बाय RIDA, सेबी, RBI और EFL, इन सब पे आपका टैक्स नहीं लगता, मगर ब्रांडेड डाटा हो गया, सर्विस बाय पोस्ट ऑफिस हो गया, सर्विस बाय गवर्नमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इन सब पे टैक्स लगता है। तो क्वेश्चन मैंने बोला है, क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन हो तो दोबारा जरूर पढ़े, जैसे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ब्रांडेड डाटा बेसन मेदन है, मगर हमारे जो क्वेश्चन में, जो हमारे बुक में, वो अनब्रांडेड की बात करी गई है। गलती हो सकती है, तो एक अगर क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया, कंफ्यूज हो तो जरूर उसे 2-3 बार जरूर पढ़े, ठीक है। आगे चलते हैं। सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बोथ वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी, CGST या UTGST इज नोन एज। अब इन्होंने कहा कि बात करते हैं कि कोई भी सप्लाई हो रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और रिसिपेंट ऑफ सप्लायर दोनों सेम स्टेट में, दोनों सेम स्टेट में, तो क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ IGST इंट्रा स्टेट की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है, इंट्रा स्टेट की बात करी गई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करी गई है, ठीक है। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई का कोई भी सप्लाई हो रहा है विद इन स्टेट, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक बात क्या गई है कि लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर द सेम स्टेट, सेम यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है। अंडर द CGST UTG नोन एज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई और एक्सपोर्ट, और ये तीनों तीनों क्या कहलाएंगे, इंटर स्टेट ही कहलाएंगे, इंटर स्टेट ही कहलाएंगे। क्यों, और ये कौन से सेक्शन में, ये सेक्शन भी याद करते हुए चलना, सेक्शन 7 ऑफ IGST की बात करते हैं, उसमें इंटर स्टेट की सप्लाई की बात करेगी। इंटर स्टेट सप्लाई के मतलब कोई भी दो शहरों के बीच अगर सप्लाई हो रहा है, ये मुंबई है ये दिल्ली है, ये दिल्ली, अगर इन दोनों के बीच कोई भी सप्लाई हो रहा है तो उसे हम इंटर स्टेट कहेंगे। एक्सपोर्ट को भी हम क्या कहा गया है, हमें सप्लाई कहा गया। नॉन इंटरेस्टेड, सारे के सारे इंटरस्टेट को छोड़ के जितनी भी चीजें बच जाती है, जितनी भी सप्लाई बच जाती है, उन्हें इंटरस्टेट कहा गया। तो ये तीनों चीज हमारे क्या है, ये हमारे इंटरस्टेट है। सब एक्सपोर्ट को भी इंटरस्टेट कहा गया है, इंपोर्ट को भी इंटरस्टेट में इंक्लूड करा गया है, ठीक है। तो हमारा जो 13 का वो होगा इंटरस्टेट, आपका आंसर होगा, क्योंकि सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी, इसका मतलब सप्लाई भी सेम ही जगह है और आपका रिसिपेंट भी एक ही जगह है, तो विद इन स्टेट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट। नाउ Ram and Company of Delhi has taken a contract to supply of food in New Delhi, Mumbai, Rajdhani Express, and supply of food in the train are being taken on the board at Kota in the Rajasthan from Agrawal Food and Katra. The place of supply in a such case. आप जब पढ़ रहे होंगे सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करेंगे, तो उसमें एक रूल दिया हुआ है, उसमें एक रूल दिया हुआ है, सेक्शन के अंदर रूल है कि अगर हम किसी ट्रेन की बात कर रहे हो, किसी व्हीकल की बात कर रहे हो, किसी एयरप्लेन की बात कर रहे हो, किसी ट्रेन की बात कर रहे हो, ठीक है। अब इस व्हीकल में या फिर एयरप्लेन में या ट्रेन में जहां से कोई भी सामान लिया गया हो, जैसे हम ट्रेन में चलते हैं तो उसमें सामान लोड करे जाते हैं कि हम आगे चल के उस राजधानी, उस ट्रेन में आगे चल के बेचते हुए चलेंगे, बेचते हुए चलेंगे, ठीक है।
तो जहां से वो सामान एयर ट्रेन में लिया जा रहा हो, एयरप्लेन में लिया जा रहा हो, या व्हीकल में, ट्रक में, कहीं से भी लोड करा जा रहा हो, तो जहां से वो लोड करा जा रहा है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाता है। तो इन सच केस हमारा फूड कहां से लिया जा रहा है? बीइंग टेकन ऑन द बोर्ड एट कोटा इन राजस्थान फ्रॉम अग्रवाल फूड एंड कैटरर। कहां से ले जा रहा है? कोटा से। तो जो हमारा सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो कोटा, क्योंकि वहां से सामान लिया जा रहा है। अब बेचा कहीं भी जाए हो, राम एंड कंपनी ऑफ दिल्ली हैज टेकन ऑन कॉन्टेक्ट टू सप्लाई फूड इन न्यू दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में बेचने की सोच रहे हैं, एंड द सप्लाई फूड इन द ट्रेन आर बीइंग टेकन ऑन द बोर्ड एट कोटा। और जहां से इन्होंने लिया हो वही हमारा क्या कहलाता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रेन में कहीं भी बेचे कोई मतलब नहीं, हमारा जहां से लिया जा रहा है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। ये रूल में दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मिस्टर रवि, मिस्टर रवि Raj, a registered person based in the Ahmedabad, solicited the service of an event management company based in the Mumbai for his daughter marriage planned as a destination wedding at the place located in Udaipur. The place of supply in this case shall be and the take charge under. इन्होंने कहा कि जो रवि राज हैं, रजिस्टर कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में वो सर्विस ले रहे हैं, कहा? मैनेजमेंट कंपनी बेस्ड इन द मुंबई फॉर हिज डॉटर मैरिज प्लान एज अ डेस्टिनेशन प्लेस एट लोकेटेड उदयपुर। अब बात आती है, ये पर्सन कहाँ है? रजिस्टर। तो हमने जब हम पढ़ रहे थे सप्लाई सर्विस, तो उसमें लिखा था अगर पर्सन रजिस्टर है तो जहां रजिस्टर है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई का है, और जहां रजिस्टर नहीं है तो जहां वो इवेंट इवेंट हो रहा है, जहां वो इवेंट हो रहा है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई का आएगा। अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां इवेंट हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई का आएगा, और जहां वो रजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो जहां उन्होंने रजिस्टर कराया वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो इस केस में मिस्टर रवि राज क्या है? रजिस्टर है। इस केस में क्या है? रवि राज रजिस्टर है अहमदाबाद, और अब इवेंट हो कहाँ रहा है? उदयपुर में। तो दो शहरों के बीच हो रहा है, अहमदाबाद रजिस्टर है तो अहमदाबाद, दो शहरों के बीच हो रहा है, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी चार्ज करी जाएगी। क्या करी जाएगी? आईजीएसटी चार्ज करी जाएगी ना। अब बात करते हैं 16 की। What will be the value of mobile phone sold by the Micromax to Anil Kumar for a 35,000 in exchange with his old mobile phone? The sale price of new phone without exchange is 40,000. The value of old phone so exchange was 7,000. अब मैंने आपको इससे पहले भी जो मैराथन होता है उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें लिखा था अगर मार्केट वैल्यू पता है, ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू पता है, ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू ही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। अगर हमें ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता है, नोट, ओपन मार्केट वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है, तो जो एक्सचेंज में दिया हुआ है और जो सामान हमने लिया है उन दोनों के वैल्यू को प्लस करेंगे, वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द सेल प्राइस ऑफ न्यू मोबाइल फोन विदाउट एक्सचेंज 40,000। इसका मतलब ओपन मार्केट वैल्यू दी गई है, तो हम अब इसे इग्नोर कर देंगे, इस चीज को हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू अगर पता है तो हमारा वही वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अगर बात करते हैं कि ओपन मार्केट वैल्यू अगर नहीं पता होती, मान लिया जाए ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता होती और हमारी फोन की जो वैल्यू होती वो 35,000 होती, और जो एक्सचेंज में हमने ओल्ड फोन दिया है वो 7,000, तो ये हमारा दोनों प्लस करके कितना होगा? 42,000। अगर हमें ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता होती तो हमारा 42,000 आंसर होता, मगर इसमें ओपन मार्केट वैल्यू पता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो हमारा होगा 40,000 रुपीज। आई होप आपको क्लियर होता हुआ चल रहा है, ठीक है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन 262 of the GST Act specify input tax in relation to registered person, means the central tax, state tax, integrated tax or union territory tax charged on any supply of goods or service or both made to him but does not include, but
डज नॉट इंक्लूड। इन्होंने कहा कि जो हमारा डेफिनेशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो हमारा डेफिनेशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो कौन सी चीजों को इंक्लूड नहीं करता, कौन सी चीज पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, उसकी बात करी गई है। सो integrate good and service tax charge on imports good under the provision of section 9 subsection 3 और subsection 4, जिसमें डाटा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की बात करी जा रही है। टैक्स अंडर द कंपोजिशन लेवी और टैक्स अंडर द यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं करा जाता? तो टैक्स अंडर द कंपोजिशन लेवी हमारा इंक्लूड नहीं करा जाता, क्योंकि हम टैक्स, इनपुट टैक्स जो भी हमारा कंपोजिशन लेवी है उसमें ये कहा गया है कि इनपुट टैक्स ऑब्टेन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकते, इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। तो इनवॉइस जब इशू नहीं हो सकता तो इनपुट टैक्स की बात ही नहीं आ सकती। तो टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन लेवी हमारा इंक्लूड नहीं करा जाता अंडर सेक्शन 262। ये जो है क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, अगर बात आती है यहाँ पर, अगर ये नहीं होता, कहता है इनपुट टैक्स की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है, तो 262 में हमारी डेफिनेशन दी गई है। इंक्लूड कौन सा नहीं होता, तो टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी हमारे डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता ऑफ द इनपुट टैक्स। क्लियर? चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, a registered taxable person is eligible to obtain input tax credit as per section 60 of the CGST Act on the fulfill of certain condition which consist of the such person should be in possession of tax invoice, he have received the goods, supply have not been paid tax charge, or supply have furnished the return। उन्होंने कहा कि जब हम सेक्शन 16 पढ़ेंगे 14 चैप्टर में पढ़ाया होगा आपने, तो कुछ 4 कंडीशन फुलफिल करनी होती है। पहला, टैक्स इनवॉइस इशू हो गया हो, ठीक है। दूसरा, गुड्स रिसीव हो गया हो, ठीक है। तीसरा, आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया हो। चौथा, आपने रिटर्न जो है वो आपने फुलफिल कर दिया हो अंडर सेक्शन 13 में। अगर ये 4 चीज आपने कर दिए तो अभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है या आप एलिजिबल है। सो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कौन सी कंडीशन दी गई है? बी, टैक्स इनवॉइस, भाई उन्होंने टैक्स इनवॉइस है उनके पास। रिसीव द गुड्स, गुड्स भी उन्होंने रिसीव किया। सप्लायर हैव नॉट पेड टैक्स चार्ज, इसका मतलब उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स पे ही नहीं करा है। सप्लाई हैज फर्निश्ड द रिटर्न, ये भी हो गया। तो उन्होंने जो करा है, फर्स्ट भी कर दिया है, सेकंड भी कर दिया, थर्ड फोर्थ भी कर दिया, थर्ड नहीं करा, तो थर्ड इंक्लूड नहीं होगा, फोर्थ ए होगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन उन्होंने फुलफिल कर दिए, एक नहीं करी गई है तो फुलफिल वाली ही गिनी गई है। तो 1 4 सेकंड एंड फोर्थ हमारा जो होगा वो होगा आंसर। ठीक है, तो 4 चीजें फुलफिल करनी होती है किसी को एलिजिबल टू ऑब्टेन इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको बता दिया, टैक्स इनवॉइस इशू पोजीशन होना चाहिए, गुड्स भी रिसीव होंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे भी कर देना होना चाहिए सप्लायर द्वारा, और रिटर्न भी जो हो गई फुलफिल होने फिल्ड होने चाहिए, फर्निश होनी चाहिए, तभी आपको ऑब्टेन कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ अब 13 की बात करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल केसेस एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 ऑफ जीएसटी एक्ट is available where a registered person having tax invoice relating to such supply issue not after expiry of from the date of issue of tax। इन्होंने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल केस दिए हैं सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं, मगर कितने टाइम के बाद आप नहीं ले सकते, कितने टाइम के बाद आप नहीं ले सकते, तो आंसर होता है 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। ये आपका रेक्टिफिकेशन वाली चीज है, तो इसे याद कर ले सकते हैं कि अगर कोई भी स्पेशल केसेस होता है और हमारे पास वो इनवॉइस है तो हम उसके 1 साल बाद, इसका मतलब अगर वो 5 मई को इशू करा गया है 2023, तो जो इनवॉइस है वो 4 मई 2024 तक ही अवेलेबल है, उसके एक्सपायरी होने के बाद उसका कोई यूज नहीं है, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो ये क्या रेक्टिफिकेशन वाली चीजें, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर करके चलना है आपको। नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज बीइंग क्रेडिटेड which may be used by a person to pay his output tax liability। उन्होंने कहा कि जब भी हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट
इनपुट टैक्स हम देते हैं तो हमारे वो कौन से लेजर में शो करता है जिससे हम अपनी आउटपुट लायबिलिटी पे करते हैं। कैश लेजर, जितने में हम टैक्स पे करते हैं वो कैश लेजर में शो करता है, आपको पता होगा, ठीक है। क्रेडिट लेजर, किसकी बात हो रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें शो करता है, जो इनपुट क्रेडिट लेजर है उसमें शो करता है, वो PMT02 फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। जो भी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो किस में शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक टैक्स क्रेडिट लेजर में मत आना, सिंपल सा नाम है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर कोई भी पे करते हैं, और इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो अमाउंट होता है उससे हम अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे कर सकते हैं। सिंपल ना, आगे चलते हैं। 31, the register under GST is based with a state specific number and is known as a GST identification number which is a digit number under the GST Act। जो हमारा GST रजिस्ट्रेशन है वो किसके बेस पे होता है, स्टेट किसके बेस पे होता है, और जो हमारा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपका कौन से नंबर पे, कितने नंबर का होता है। तो जो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है वो पेन के बिहाफ पे होता है, पेन के बिहाफ पे होता है, और जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो हमारे 15 अंक का होता है, 15 अंक के होता है। 10 अंक जो होते हैं वो पैन कार्ड के होते हैं, 5 आपके अलग से दिए जाते हैं, 5 आपके अलग से इंक्लूड करे जाते हैं, 2 आगे 3 पीछे, 2 आगे 3 पीछे, बीच में जो होता है हमारा वो स्टेट पैन कार्ड का नंबर होता है, ठीक है ना। 22, every supply as per section 22 of CGST shall be liable to be registered under this act state where he make taxable supply of good or service or both if his aggregate turnover in financial year exceed अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है इसमें कि कौन कितना जो आपका टर्नओवर होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 हमारा जो टर्नओवर होना चाहिए टैक्सेबल सप्लाई का, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस का, वो हमारा 22 लाख दे रखा है, तो सॉरी 20 लाख दे रखा है। अगर 20 लाख से आपका ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22। मगर कुछ ऐसी चीजें हैं आगे हमने इसमें पढ़ा है कि अगर आप केवल गुड सप्लाई कर रहे हैं तो आपको 40 लाख हो जाता है, तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाएं। केवल सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो आपको 20 लाख दिया गया है, और आप दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो 20 लाख ही दिया गया है। अगर दोनों आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको 20 लाख दिया है, मगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 आपको 20 लाख लेके चलना है, 20 लाख लेके चलना है, क्योंकि 20 लाख आपका टर्नओवर हो जाता है फाइनेंशियल ईयर में तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है ना। सेक्शन 22 CGST Act refer the expression special category state and there are total special category state as per the subclause 2 of clause 4 of article 279A of constitution। However, special category state for the purpose of registration under the CGST Act out of which are, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, क्योंकि हमारी स्पेशल कैटेगरी एक्ट में दिया गया है कि कुछ स्टेट का अगर 20 लाख से ऊपर जाता है टर्नओवर तो उन्हें तभी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तभी रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो हमारे जो स्पेशल कैटेगरी है वो सब क्लोज 2 ऑफ क्लोज 4 ऑफ आर्टिकल 279 में 11 दे रखे। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कितने, 11, मगर हमारे जीएसटी में स्पेशल कैटेगरी जो है वो 4 है। अब 11 और 4 कौन कौन से, ये भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 वाला सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि हमारे सीजीएसटी एक्ट में कौन से 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, कौन से 4 स्पेशल कैटेगरी एक्ट है, सॉरी, वो है पहला मणिपुर, दूसरा मिजोरम, तीसरा नागालैंड, चौथा त्रिपुरा, M2NT, M2NT आपके स्क्वायर 2NT, मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा, मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा, मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा, M2NT, M से मणिपुर, दूसरा M मिजोरम, N से नागालैंड, T से त्रिपुरा।
जो हमारे 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट अंडर जीएसटी एक्ट दे रखे हैं वो ये है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मगर जो 11 अंडर सब क्लोज 2 ऑफ क्लोज 4 ऑफ आर्टिकल 279 में दे रखा है वो नाम बता दे रहा हूँ, लिख नहीं सकते यहाँ पे, नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जम्मू कश्मीर आता है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरा हमारा असम आता है, चौथा हमारा हिमाचल प्रदेश आता है, पांचवा हमारा मेघालय आता है, छठा जो होता है सिक्किम, सातवां उत्तराखंड, आठवां जो होता है मणिपुर होता है, नौवां हमारा मिजोरम होता है, 10 हमारा क्या होता है नागालैंड होता है, 11 हमारा त्रिपुरा होता है। वो हमारे स्पेशल कैटेगरी में इंक्लूड करे जाते हैं। सिंपल। तो हमारी जो स्पेशल कैटेगरी अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है वो 11 होते हैं, मगर हमारे जीएसटी में जो है वो हमारे 4 होते हैं, और 4 हमारे ये रहे M2NT, इसका मतलब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। नाउ सेक्शन 27 of define the non-resident taxable person who has been business outside India come to India for temporary business purpose. Such person would need to be registered as a non-resident taxable person in the state and he will be granted registration for a maximum period of. इन्होंने कहा कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन हो और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, नॉन रेजिडेंट पर्सन हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। और जो उन्हें रजिस्ट्रेशन दिया जाता है वो उन्हें दिया जाता है 90 डे के लिए, केवल 90 डे के लिए दिया जाता है। उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले 5 दिन पहले उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, और जो रजिस्ट्रेशन होता है वो केवल 90 डे के लिए ही अवेलेबल होता है। अगर वो चाहे तो अपना 90 डे का जो, अगर उन्हें लगता है कि हम ज्यादा दिन तक रह सकते हैं यहाँ पे, ज्यादा दिन तक और हम बिजनेस करेंगे, तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड करवाना होता है। ठीक है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन दोनों लेके चलेंगे, उन्हें 90 डे के लिए ही ग्रांटेड करा जाता है रजिस्ट्रेशन। अगर उन्हें 90 दिन से ज्यादा करवाना है तो उन्हें अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आगे बढ़वाना होता है। ना बात करते हैं 25 को। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फिल एज पर द एड प्रायर टू ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन एग्जाम एंड इट फाउंड deficient, a notice to be applicant in form be issued within a period of day from the date of submission of applicant. इन्होंने कहा कि जब भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हमने क्या करा, हमने आपका रजिस्ट्रेशन 01 में फॉर्म भर दिया। ठीक है। 01 में फॉर्म भरने के बाद, 01 में फॉर्म भरने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो जो हमारे ऑफिसर हैं वो एक नोटिस देते हैं, और जो नोटिस देते हैं वो कौन से फॉर्म में देते हैं, नोटिस जो देते हैं आपके रजिस्ट्रेशन 03 में देते हैं, और 003 में जो देते हैं वो 3 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। जिस दिन आपने सबमिशन करा फॉर्म, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 03 में आपको नोटिस देंगे, वो 3 दिन के अंदर आपके, जिस दिन से आपने फॉर्म भरा उसी 3 दिन के अंदर आपको पता दे दिया जाएगा नोटिस कि आपकी कोई गलती है। 4 में क्या करना पड़ेगा आपको, 04 जो होता है आपको उसमें रिप्लाई करना होता है विद इन 7 डेज। ठीक है। और 5 में क्या आता है, 5 में ये आता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपने जो रिप्लाई करा तो डिफिशिएंसी कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके आपने भेजा और ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तो 5 में वो नोटिस देते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। बस यही होता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 05 में। ठीक है। 3 पता चल गया, 1 भी पता चल गया और 3 का पता चल गया। नाउ आगे चलते हैं। 26 any person required to deduct tax or required to collect tax at source under GST as per rule 12 shall electronic submit application for grant of registration in form, and after verification of application the population may the register and issue a certificate for registration in form. इन्होंने कहा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है ये जो पर्सन है वो टीडीएस पे करते हैं और टीसीएस कलेक्ट करते हैं, तो इन्हें कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। सो 6 ऊपर की बात करते हैं, यहीं से चलते हैं 5 की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं। तो 5 में मैंने बताया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रिप्लाई करना पड़ता है 4 में, और अगर उस प्रॉब्लम से सेटिस्फाई नहीं होते ऑफिसर तो आपको 5 में नोटिस भेजते हैं कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। 8 और
7 की बात करते हैं तो 8 में क्या कहा गया है कि 7 8 की बात करते हैं तो 8 में आपका कहा गया कि कोई भी अगर फॉर्म है जो आपका टीडीएस टीसीएस से है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप ना ही टीडीएस पे कर रहे हैं ना ही टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट कर देती है और रेट में आपको बता देती है कि आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन है वो हमने आपका कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब आप टीडीएस पे भी नहीं करते, टीसीएस कलेक्ट भी नहीं करते। 7, कोई भी पर्सन अगर टीसीएस पे कर रहा है, सॉरी टीडीएस पे कर रहा है, टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपको 7 में कराना होता है। और जो कोई भी पर्सन हो कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, डाटा इंफॉर्मेशन वाले हो, टीडीएस पे कर रहे हो, टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो, कोई भी अगर फॉर्म भरता है तो जो उसे सर्टिफिकेट मिलता है ऑफ रजिस्ट्रेशन वो हमेशा 6 में ही मिलता है, हमेशा 6 में ही मिलता है। 9 की बात करें और 10 की बात करें तो 10 की जो भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वाले हैं उन्हें 10 में फॉर्म भरना पड़ता है फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। और 9 जो भी है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या हो या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उन्हें 9 में फॉर्म भरना पड़ता है फॉर द ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन। सिंपल, ये हमारे इतने फॉर्म भी क्लियर हो। जैसे मैंने बताया था कि मैं एमसी कराऊंगा उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो भी कवर करते हुए हम चलेंगे। सो ये हमारा 26 पूरा होता है। बात करते हैं the proper officer has reason to believe that the registration person liable to be cancelled under section 29 of CGST Act, then he shall issue a notice to such person in a form, and after considering the reply furnished by such person shall pass an order drop the in processing। उन्होंने कहा कि अगर प्रॉपर ऑफिसर है उसे रीजन लगता है कि जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है वो उनका कैंसिल कर देना चाहिए, उनका वो कैंसिल कर देना चाहिए। तो कैंसिल करने के लिए वो नोटिस जो नोटिस होता है वो 17 में भेजते हैं, और 18 में आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई फर्निश्ड बाय सच पर्सन शेल पास एन ऑर्डर टू ड्रॉप, नोटिस देते हैं कि मैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करने वाला हूं, आप जो रिप्लाई है वो बता दीजिए कि मैं आपका नोटिस क्यों, आपका जो रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल करूं। तो हमें 18 में करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रूल 22। तो हमारा इसका आंसर होगा जो होगा बी। अब ए फॉर्म 16 की बात करते हैं तो कोई भी पर्सन अगर चाहता है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है अब मैं लायबल नहीं हूँ फॉर जीएसटी, तो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 60 में भर के अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता है। फिर आगे आपका 19 में क्या होता है कि जब भी आपने ये जो फॉर्म आपने रिप्लाई करा अगर उसे सेटिस्फेक्शन हो जाता है ऑफिसर को, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो 90 में आपका फॉर्म जो होता है वो कैंसिल करके आपको इश्यू कर देता है। और 20 में अगर आपको ऑफिसर को सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो आपका जो कैंसिलेशन है वो ड्रॉप करके आपको नोटिस दे देता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको कैंसिल नहीं कर रही है, वो 20 में बताया जाता है। ठीक है, ये हमारा सारा का सारा जो होता है रूल 22 में होता है। ये सारे फॉर्म हमारे रूल 20 में एक्सेप्ट, इसको छोड़ के हमारे ये सारे 17, 18, 19, 20 ये रूल 22 में आते हैं रिलेटेड टू कैंसिलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। मुंद्रा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ जयपुर on order placed by Dheeraj Enterprise of Noida for supply of good or dispatch the good from factory located at Jaipur 1st March. The invoice tax for supply by Mundra Manufacturing Company must be issued Dheeraj on Enterprise on or before। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी गुड्स की बात आती है, कोई भी गुड्स की बात आती है तो इन केस ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स की बात आती है, सप्लाई ऑफ गुड्स की बात आती है, तो जो हमारा इनवॉइस है या तो वो ऑन या फिर बिफोर द डेट ऑफ सप्लाई, बिफोर द डेट ऑफ सप्लाई इशू हो जाना चाहिए, इशू हो जाना चाहिए। तो जिस दिन ये गुड्स किस दिन कहा गया है, ऑन 1 मार्च, ऑन 1 मार्च। सो हमारा जो होगा ऑन और बिफोर 1 मार्च होगा। और इन केस ऑफ सर्विस की बात आती है तो विद इन 13 डे फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई विद इन 13 डे की बात आती है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सेक्शन 31, सेक्शन 31। नाउ आगे चलते हैं। 29 the invoice referred to 46 of GST rule in case of taxable supply of service
shall be issue 47 rule within a period of from the date of supply of service, from the date of supply of service। तो अभी मैंने ऊपर भी बताया कि जब अगर सर्विस की बात आती हो तो 30 दिन के अंदर हमारा इनवॉइस जो है वो इशू हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, सर्विस। ऊपर किसकी बात कर रहे थे, गुड्स की। ठीक है। नाउ arrest a person as per section 68 CGST who causes movement of good of consignment value greater than whether for supply or service or due inward supply from registered person shall before the commission of such movement furnish the necessary information electronic on the portal of prescribed form। ये बात आती है ई वे बिल की। ई वे बिल की, ई वे बिल की जब भी बात आती है तो कहा गया कि कहीं कोई भी गुड्स हो, कोई भी कंसाइनमेंट हो, गुड्स हो, अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, तो वो गुड्स के मूवमेंट होने से पहले, वो कंसाइनमेंट के मूवमेंट होने से पहले उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पे फॉर्म भरना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म भरना पड़ता है कब, जब उनका 50,000 से ज्यादा वैल्यू का कोई भी गुड्स सप्लाई करा जा रहा है, कोई भी गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट हो रहा है। तो बिफोर द मूवमेंट ऑफ कंसाइनमेंट हमें इलेक्ट्रॉनिक ही इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है, इवन इलेक्ट्रॉनिक वे से। ठीक है। नाउ बात करते हैं 31 की, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन specified under section 49(7) as per the rule 85 GST rule shall be maintained in form for each person liable to pay tax, penalty, fee rate or any other amount payable by him common portal which shall be debited to such registered person। कोई भी लाइबिलिटी आती है हमारे पास तो हमें लाइबिलिटी को पे करना होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में शो करता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है वो कौन से फॉर्म में बनता है, वो हमारा बनता है जीएसटी पीएमटी 02 में, जीएसटी पीएमटी 02 में। और जो 5 होता है वो हमारा यूज होता है कैश लेजर के लिए, और 2 हमारा जो होता है क्रेडिट लेजर के लिए यूज होता है। ठीक है। पीएमटी की लाइबिलिटी लेजर के लिए, कैश लेजर के लिए, ये हमारा क्रेडिट लेजर के लिए यूज करा जाता है। 31 लाइबिलिटी लेजर के लिए पीएमटी 01 सॉरी। नाउ बात करते हैं सेक्शन 32। सेक्शन 32 में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट स्टेट दैट क्लेम ऑफ रिफंड अराइजिंग फ्रॉम एन ऑर्डर पास बाय एन एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पास बाय एन एजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपेलेंट अथॉरिटी या फिर अपेलेंट ट्रिब्यूनल और कोर्ट व्हिच इज नॉट बीइंग रिफंडेड within day from the date of receipt of application fill consequent to such order interest of such rate not exceeding per annum shall be payable in receipt of such order। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऑर्डर पास करा जा रहा है किसी भी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेंट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट, तो अगर वो रिफंड नहीं होता है कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, तो उस पर जो टैक्स लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो 9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सी होगा। और यहीं पे अगर अगर वो जो ऑर्डर है, अगर ऑर्डर ना हो कि एक नॉर्मल रिफंड होता, एक नॉर्मल रिफंड होता, तो वो भी 60 दिन के अंदर अगर रिफंड नहीं करा जाएगा, 60 दिन के अंदर अगर वो भी रिफंड नहीं करा जाएगा, तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 6% होगा। मगर अगर वही ऑर्डर अपीलेंट अथॉरिटी और एजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो या फिर कोई भी कोर्ट हो, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 9% होता है। ये याद रखे चलेंगे। तो 32 के लिए अभी हमारा क्या होगा, सी आंसर होगा। अगर वही एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर हो के ना हो के नॉर्मल ऑर्डर होता, तो हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता वो 6% होता। दोनों पे ध्यान देके चलिए। नाउ आगे चलते हैं। Tax on interstate supply import into India, supply made outside India, it means export, and supply made in SEZ shall be charged under। अगर कोई भी हमारे इंटरस्टेट सप्लाई की बात हो रही है, इंपोर्ट की बात हो रही है, एक्सपोर्ट की बात हो रही है, या फिर कोई भी SEZ से सप्लाई हो रहा है या फिर लिया जा रहा है, तो उस टाइम में क्या पे करते हैं, कौन सा टैक्स लगता है, सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी नहीं। तो अगर कोई भी दो शहरों के बीच सप्लाई हो रहा है तो हमारा आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी लगता है। ये हमारा विद इन स्टेट इंटरस्टेट में लगता है। ये हमारा जब लगता है जब हमारा यूटी विद इन स्टेट विद इन यूनियन टेरिटरी हो रहा है तब हमारा बी लगता है। मगर अगर कोई भी इंटरस्टेट की सप्लाई कर रहे हैं तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है।
नाउ आगे चलते हैं। 34 प्रोविजन फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंट्रा-स्टेट सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस बोथ बाय यूनियन टेरिटरी एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविथ और रेसिडेंशियल देयरटू आर बीइंग एनुमरेटेड। अगर कोई भी यूनियन टेरिटरी में इंट्रा स्टेट हो रहा है तो कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा? सीजीएसटी, आईजीएसटी ना, हमारा जो होगा यूटीजीएसटी होगा। सीजीएसटी नहीं लगेगा, आईटीजीएसटी जब दो शहरों के बीच होता है तब एप्लीकेबल होता है, और अभी इंटरस्टेट की बात हो रहा है तो यूटीजीएसटी आपका एक्ट एप्लीकेबल होगा। नाउ बात करते हैं अब 34 की, सॉरी 35 की। Integrated tax credit as per 9A of UTGST on account of union territory. Tax shall be utilized toward the payment of only after input tax credit available of account has been first utilized toward such payment. उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड क्रेडिट है हमारे किसमें? यूनियन टेरिटरी के अकाउंट में, यूनियन टेरिटरी के अकाउंट में। तो सबसे पहले कहाँ पे होना चाहिए? सबसे पहले कहाँ पे होना चाहिए? तो सबसे पहले जो होगा वो इंटीग्रेटेड टैक्स में होगा, या तो यूनियन टेरिटरी में होगा, फिर यूनिट इंटीग्रेटेड टैक्स। अब इन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है, इसमें ऑन अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी हमने पढ़ा है कि जब भी इंटीग्रेटेड टैक्स की बात आती है, कोई भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो यूटिलाइज करने के लिए अभी बाकी है, अगर अवेलेबल है हमारे किसमें? इंटीग्रेटेड टैक्स या यूनियन टेरिटरी में, तो सबसे पहला जो यूज होगा वो इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए होगा, उसके बाद सीजीएसटी के लिए होगा, ठीक है, उसके बाद हमारा जो होगा यूटीजीएसटी के लिए होगा। और एक और चीज बता दे रहा हूँ, अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है तो हमारे सीजीएसटी नहीं लगेगा, यूटीजीएसटी एचजीएसटी लगेगा, क्योंकि कभी भी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए और ये यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं होता, और कभी भी यूनियन टेरिटरी टैक्स या फिर एचजीएसटी अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूज नहीं होता। सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए यूज होता है, उसके बाद अगर बच गया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यूनियन टेरिटरी या फिर एचजीएसटी के लिए अवेलेबल होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में लेके चलेंगे। नाउ 36 advance ruling means decision provided by to an applicant on the matter question specified under 97 and 100 subsection 1 of CGST in relation to supply of good or service both being undertaken by the appellant. एडवांस रूलिंग जो है वो किसके डिसीजन द्वारा चलता है? एडवांस रूलिंग दो अथॉरिटी के द्वारा करी जाती है, पहला एडवांस अथॉरिटी, दूसरा अपीलेंट अथॉरिटी। अपीलेंट अथॉरिटी, ठीक है। एडवांस रूलिंग अब क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड हो, कोई भी अगर टैक्स से रिलेटेड हो, कहाँ एग्जाम्प्ट लगेगा कहाँ एग्जाम्प्ट नहीं होगा, इनसे रिलेटेड है। 97 और 100 में पूरा दे रखा है, इनसे रिलेटेड हो तो एडवांस रूलिंग जो होता है वो कहलाती है। और एडवांस रूलिंग को जो डिसीजन होते हैं अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है, और अथॉरिटी द्वारा दिए गए डिसीजन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपीलेंट अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है। सिंपल। 37 section 22 of UTGST Act lay down the power of central government to make rule on recommendation of counseling. Any rule made under subsection 1 of section 22 may provided that contravention thereof shall be liable to maximum penalty. अगर जो सेक्शन 22 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रूल बनाए गए हैं, रूल बनाया गया और रूल बनने के बाद अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता है उस रूल में, उसका उल्लंघन करता है तो कितनी पेनल्टी होगी ये बताया गया। तो ये जो पेनल्टी होती है वो हमारी 10,000 की होती है। अगर सेक्शन 22 ऑफ यूटीजीएसटी एक्ट 2020 में जो रूल बनाए गए हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई भी उससे उल्लंघन करता है तो 10,000 होता है। रिमेंबर, रेटाफिकेशन वाली चीज है, 10,000 लेके चलना, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। नाउ 38 total proceed of sales lived under section 8 of GST compensation to state act 2017 as per the section 10 shall be credited to fund which is known as and shall be form part of the public account of India to be utilized to purpose specified and shall be non lapsable fund। उन्होंने कहा कि हमारा जो सेक्शन है, जो हमारा सेक्शन 8 में जीएसटी कंपनसेशन में दे रखा है कि अगर जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट वाले अमाउंट में यूटिलाइज नहीं हो पाता,
अगर अमाउंट यूटिलाइज नहीं होता है तो अनयूटिलाइज अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना होता है, जो ट्रांसफर करना होता है वो हमारा जीएसटी कंपनसेशन फंड में करा जाता है, और इसका यूटिलाइज हमेशा पब्लिक के लिए ही होता है, पब्लिक के लिए करा जाएगा ना। सेक्शन 110 फाइनेंस एक्ट 2017 Second February 2000 levied dash on imported good which is the duty of custom levied for purpose of union and the goods especially in the first schedule of custom performing act 1970 being good imported into India। सेक्शन 110 किसकी बात करता है, यहीं पे पूरा आंसर आ जाता है। सेक्शन 110 जो बात करता है वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज की बात करता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज की बात करता है, यहीं पे हमारा कवर होगा। आईजीएसटी सीजीएसटी कंपनसेशन चीज ही नहीं होती, पेड कमोडिटी ड्यूटी भी, कमांड ड्यूटी भी नहीं होती, एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी होती है अगर कोई भी लार्ज स्केल में, कोई भी अगर लार्ज स्केल में इंपोर्ट करा जाता है गुड्स को इन इंडिया तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है कि हमारे जो इंडस्ट्री है उसे हानिकारक ना पहुंचे। ठीक है, 110 सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अब बात करते हैं फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच आर डेटेड एज अ पोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट। कौन से हमारे जो कस्टम एक्ट में कौन से, इनमें से कौन सा हमारा जगह को पोर्ट कहा जाएगा, पोर्ट कहा जाएगा। लैंड स्टेशन, लैंड कस्टम स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन नॉट अटैच टू पोर्ट। जो हमारा इसमें होगा वो होगा लैंड कस्टम स्टेशन, हमारा क्या पोर्ट एज अ ट्रीट करा जाएगा। कंटेनर फ्रेट स्टेशन नहीं करा जाएगा क्योंकि जो हमारा अगर ये अटैच होता टू द पोर्ट तो उसे कहा जाता, अगर अटैच नहीं है तो ये नहीं होगा। लैंड स्टेशन नहीं है, सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है और इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट है, ये तीन और हैं। और लैंड नहीं होगा, एयर होता, अगर सी पोर्ट होता तो वह हमारे पोर्ट में इंक्लूड होता। तो ये हमारा 14 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बात करते हैं 42 की, 41 की। ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर कस्टम एक्ट 1962 shall be allowed on imported good where such imported good are being used for a period of 8 months before the same where are exported at the rate of। अब इन्होंने कहा कि अगर हमने जो इम्पोर्टेड गुड करा, इम्पोर्टेड गुड्स आए उनका यूज करने के बाद हम उसे 8 मंथ के अंदर उसी को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें जो ड्यूटी ड्रॉबैक होगा वो कितना मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक होगा तो कितना मिलेगा। मैं चार्ट बनाता हूँ, गौर करना थोड़ा, जैसे हमने पढ़ रखा है वैसे चार्ट बना रहा हूं मैं आपका। अगर 3 मंथ अप टू 3 मंथ है तो 90% हम ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकते हैं। अगर 3 टू 6 मंथ है तो 85% ले सकते हैं। 6 टू 9% है 75% ले सकते हैं। 9 टू 12% है, 12 मंथ है तो हम 70% ले सकते हैं। 12 टू 15 है तो हम 65%, 15 टू 18 है तो हम 60%, और मोर देन 18 है तो हम 0%। मोर देन 18 मंथ है तो 0। तो अगर हम ये देखें तो इनमें हर 3 महीना अगर कंफ्यूज हो, याद अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते तो ऐसे जरूर बनाए। 3 मंथ का गैप देके चलना है अप टू 3 मंथ से, ठीक है, 18 मंथ तक। और जो परसेंटेज में वो 10% 9 मंथ तक चलना है, उसके बाद 5% लेके चलना है। 9 मंथ तक हमें क्या लेके चलना है, 10 मंथ तक का डिफरेंस लेके चलना है 90% से, और 9 मंथ के बाद हमें जो लेके चलना है 5% का डिफरेंस लेके चलना है। सो यहाँ पर बोला गया है कि कितने मंथ, विद इन पीरियड ऑफ 8 मंथ, इसका मतलब 6 टू 9 मंथ के बीच में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उससे 75% तक का ड्यूटी ड्रॉबैक अवेलेबल हो सकता है, अलाउड करा जा सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। Now 742 self assessment of duty as per section 70 of Custom Act 1962 is being done by importer and exporter relating to the goods subject to duty, and after a final assessment or duty, if any amount refundable is not refunded within from the date of assessment duty, finally there shall be paid interest or such a unrefundable amount by the central government। उन्होंने कहा कि जो सेल्फ असेसमेंट होता है अगर वो डन करा गया है बाय द इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, और फाइनल असेसमेंट के बाद जो अमाउंट होता है वो ज्यादा हो जाता है, अमाउंट होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो उस अमाउंट का रिफंड अगर नहीं करते हैं
कितने दिन के अंदर कर देना चाहिए। तो जो कर देना चाहिए वो होता है 3 मंथ के अंदर कर देना चाहिए। अगर 3 मंथ के अंदर अगर नहीं करते हैं रिफंड तो उस पर इंटरेस्ट पे होता है, इंटरेस्ट पे होता है। इंटरेस्ट पेड करेगा कौन? अथॉरिटी, अथॉरिटी पे करेगी। ठीक है, बात करते हैं 43 की। द ऑफेंस कमिटेड अंडर द कस्टम एक्ट 1962 having the criminal liability as well as civil liability. However, the offense involving duty evasion more than are non-bailable offense under the criminal liability. कौन सा ऐसे कौन सा अगर टैक्स इवेजन कितने अमाउंट तक करते हैं तो उन्हें नॉन बेलिएबल ऑफेंस माना जाएगा, इसका मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी माना जाएगा। हमने ये भी पढ़ा है, हमने अपने जनरल लॉ में आईपीसी में पढ़ा है, सीपीसी में पढ़ा है, सीआरपीसी में पढ़ा है कि अगर कोई भी पर्सन के जिसको बेल नहीं मिलता उसे हम नॉन बेलिएबल क्राइम कहते हैं, नॉन बेलिएबल ऑफेंस कहते हैं, नॉन बेलिएबल ऑफेंस कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने जब कस्टम एक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें कितने लाख तक अगर वो टैक्स बचाते हैं, ड्यूटी बचाते हैं तो उन्हें नॉन बेलिएबल ऑफेंस मिलेगा, नॉन बेलिएबल ऑफेंस मिलेगा। तो कहा गया है कि अगर 50 लाख प्रोहिबिटेड गुड्स का वो ड्यूटी बचाते हैं तो उन्हें नॉन बेलिएबल ऑफेंस हो सकता है, नॉन बेलिएबल ऑफेंस हो सकता है जिसे हम क्रिमिनल लाइबिलिटी कहते हैं। एक और दिया गया है कि अगर कोई भी फ्रॉडलेंट ड्यूटी ड्रॉबैक लेते हैं कितने तक? 50 लाख तक, उसमें भी 50 लाख से ज्यादा लेते हैं तो उसे भी हम नॉन बेलिएबल ऑफेंस कहेंगे और क्रिमिनल लाइबिलिटी कहा जाएगा जब कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक फ्रॉडलेंट ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 43 पूरा होता है। तो ये हमारा मैराथन पूरा, ठीक है, ये हमारा सेकंड मैराथन पूरा होता है। अगर आपने कुछ भी इस मैराथन से पढ़ा है, समझ आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें जिससे वो उन्हें मेहनत हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है वो भी क्लियर हो जाए। क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजों को देखे मैंने बहुत, ना कि 10 घंटे का लेके पूरा ना करके मैंने एक एक घंटे में कवर करा है कि टॉपिक हमारी कवर होता जाए, हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए मैराथन की तरह, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आ सकते हैं वो भी हमारा एक कॉन्सेप्ट जो दिमाग में चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी पूरा हो जाए। तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में।